नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार पंडित आप लोगों का न्यू इम्पैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि इसके पहले मैंने एक वीडियो सेट थ्योरी पे बनाया था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि समुच्चय क्या है, समुच्चय को कितने विधि में यानी कितने रूपों में लिखा जाता है, और इसके अलावा भी हम लोगों ने पढ़ा था समुच्चय का प्रकार। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले आप पार्ट 1 को देखें, फिर उसके बाद आप देखें पार्ट 2 को, तो ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि समान समुच्चय क्या होता है, समतुल्य समुच्चय क्या होता है, अधि समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय क्या होता है, शक्ति समुच्चय क्या होता है। इस सब समुच्चयों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं समुच्चयों की समता, यानी इसको कहा जाता है समान समुच्चय भी कहा जाता है या समुच्चयों का समानता भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समुच्चयों की समता। देखिए, सपोज करिए कि एक सेट आपके पास ऐसा है 1 2 3 4 5, और दूसरा जो सेट है वो है 5 4 3 2 1। ठीक है, इसके पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि समुच्चयों में ये जो समुच्चय लिखे हुए हैं रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, और समुच्चयों में कभी भी ये क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है। जैसे अगर यहाँ से लिख देंगे कि 1 2 और इधर लिख देंगे कि 2 1, तो दोनों एक ही समुच्चय है, दोनों में थोड़ा सा भी कोई अंतर नहीं है। मतलब कहने का ये है कि समुच्चयों में कभी भी उनके अवयवों का क्रम जो है वो मायने नहीं रखता है। क्रम का इधर उधर अगर हुआ है तो समुच्चय के मतलब समुच्चय में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लोग आज समझेंगे कि समान समुच्चय यानी कि समुच्चयों की समता या समान समुच्चय किसे कहते हैं। देखिए, ऐसा दो सेट है, मान लीजिए एक सेट ए है और सेट एक बी है, तो वैसे दो समुच्चय को समान समुच्चय कहा जाएगा। ठीक है, वैसे दो समुच्चयों को ही समान समुच्चय कहा जाएगा जब ए का प्रत्येक सदस्य बी में मौजूद हो और बी का प्रत्येक सदस्य ए में मौजूद हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सेट ए में जितने भी सदस्य होंगे उस सब के सब सेट बी में भी मौजूद होने चाहिए, और सेट बी में जितने भी सदस्य होंगे वो सब के सब सेट ए में मौजूद होने चाहिए। यानी कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है, जितना भी सदस्य है, वो सब सदस्य बी में मौजूद होने चाहिए, और बी का जितना भी सदस्य है वो सब सदस्य ए में मौजूद होने चाहिए। तो आइए देखते हैं। जैसे सेट ए में है 1, तो ध्यान से देखिए सेट बी में भी 1 है, सेट इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, और इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। यानी कि सेट ए का प्रत्येक सदस्य जो है वो सेट बी का सदस्य है। अब हमको ये देखना है कि क्या सेट बी का सदस्य सेट ए का सदस्य है। तो देखिए, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। यानी हम कह सकते हैं कि ए का प्रत्येक सदस्य जो है बी में मौजूद है और बी का प्रत्येक सदस्य जो है ए में मौजूद है। तो वैसे दो सेट, वैसे दो समुच्चय जिनमें पहले का सब सदस्य दूसरे में मौजूद हो और दूसरे का सब सदस्य पहले में मौजूद हो, तो वैसे दोनों सेटों को हम लोग समान समुच्चय यानी कि समुच्चयों की समता कहते हैं, यानी कि समान समुच्चय कहा जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए जो है वो समुच्चय बराबर है किसके, बी के। तो इसका शर्त क्या है, समान समुच्चय किसे कहते हैं। तो वैसे दो समुच्चय जिनमें पहले का सब सदस्य दूसरे में मौजूद हो तथा दूसरे का सब सदस्य पहले में मौजूद हो। अगर पहला का सब सदस्य दूसरा में मौजूद है और दूसरा का सब सदस्य पहला में मौजूद है, तो इस स्थिति में दोनों समुच्चयों को समान समुच्चय कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के द्वारा आपको समझाया गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि ए बराबर हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और बी बराबर आपका हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, 7 6 8, ये वाला हो गया। और यहाँ पे आपको बताना ये है कि क्या ए और बी समान समुच्चय है, यानी कि बराबर समुच्चय है। तो आइए देखते हैं। बराबर समुच्चय हम जानते हैं कि दो को अगर समुच्चय दिया हुआ है तो दोनों को समान समुच्चय तभी कहेंगे जब पहले का सब सदस्य दूसरा में मौजूद हो और दूसरा का सब सदस्य पहला में मौजूद हो। तो आइए चेक करते हैं। देखिए, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है।
तो इसमें भी देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इधर यहाँ पे 6 है। ठीक है, पहले ही बता चुके हैं, क्रम का इसमें ध्यान नहीं रखना है। तो पहला यानी कि सेट ए का प्रत्येक सदस्य जो है सेट बी में मौजूद है। अब आपको चेक ये करना है कि क्या सेट बी का प्रत्येक सदस्य जो है सेट ए का है। तो आइए देखते हैं, सेट ए का सब बी में है। अब बी का देखेंगे कि सेट ए में है कि नहीं। तो देखिए बी में 1 2 3 4 5 6 ये जितना भी है सब सेट ए में है। लेकिन ध्यान से देखिएगा तो बी में एक ऐसा 2 सदस्य है, एक 7 और एक 8। ये बी के ऐसे 2 सदस्य हैं जो ए में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ए का प्रत्येक सदस्य जो है बी में तो है, लेकिन बी का प्रत्येक सदस्य ए में नहीं है। इसके वजह से हम कह सकते हैं कि ए और बी जो है वो आपस में बराबर नहीं है, यानी कि ए और बी को बराबर समुच्चय नहीं कहेंगे। ठीक है, तो बराबर समुच्चय को आप लोग समझ लिए हैं कि समान समुच्चय तभी कहा जाएगा। 2 अगर सेट है, सपोज करिए सेट ए है और सेट बी है, तो दोनों सेटों को यानी कि दोनों समुच्चयों को समान समुच्चय कहा जाएगा तभी जब ए का प्रत्येक सदस्य बी में मौजूद हो और बी का प्रत्येक सदस्य ए में मौजूद हो। इस स्थिति में मतलब पहला का सब सदस्य दूसरे में मौजूद होना चाहिए और दूसरा का सब सदस्य पहला में मौजूद होना चाहिए, तब जाके कहेंगे कि ये जो समुच्चय है दोनों ये समान समुच्चय है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक आएगा आपका समतुल्य समुच्चय। तो आइए उसको समझते हैं। एक इसमें आएगा आपका समतुल्य समुच्चय। ये था आपका समान समुच्चय। एक इसमें आएगा समतुल्य समुच्चय। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इक्विवेलेंट सेट। इसको समझते हैं। देखिए समान समुच्चय तो समझ लिए कि 2 समुच्चय को समान तभी कहा जाएगा जब पहला का सब सदस्य दूसरा में मौजूद हो और दूसरा का सब सदस्य पहला में मौजूद हो, तो दोनों को कहा जाएगा समान समुच्चय। यहाँ समतुल्य समुच्चय थोड़ा सा अलग है। इसमें कहता है कि 2 समुच्चय को समतुल्य समुच्चय तब कहा जाएगा जब पहला सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, मतलब पहले सेट में सदस्यों की संख्या और दूसरे सेट में सदस्यों की संख्या ये दोनों क्या हो, बराबर हो। मतलब इसमें सदस्य को मिलाना नहीं है, केवल सदस्यों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी 2 समुच्चय को समतुल्य समुच्चय कहा जाएगा यदि दोनों में अवयवों की संख्या बराबर हो। मतलब वैसे 2 सेट जिनमें उनके सदस्यों की संख्या समान हो, वैसे 2 सेट को कहा जाता है कि वो समतुल्य सेट है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए बराबर दे दिया कि 1 2 3 4 और बी बराबर दे दिया कि 5 6 7 8। तो अगर हम कहें कि बताइए समान समुच्चय है कि नहीं, तो समान समुच्चय नहीं है, क्योंकि ए का प्रत्येक सदस्य बी में नहीं है और बी का प्रत्येक सदस्य ए में नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि समतुल्य समुच्चय है कि नहीं, तो समान समुच्चय तो नहीं है लेकिन समतुल्य समुच्चय है। आइए देखते हैं कैसे। समुच्चय ए में 1 2 3 4 यानी कि समुच्चय ए में जो अवयवों की संख्या है यानी सदस्यों की संख्या है वो 4 है, और समुच्चय बी में भी सदस्यों की संख्या जो है काउंट करिएगा तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 सदस्य है और इसमें भी 4 सदस्य है। तो वैसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या बराबर हो वैसे समुच्चय को हम लोग समतुल्य समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय थोड़ा सा अंतर है। समान समुच्चय का मतलब हुआ पहला का सब एलिमेंट दूसरा में होना चाहिए और दूसरा का सब एलिमेंट पहला में होना चाहिए, जबकि समतुल्य समुच्चय में एलिमेंट से कोई बहस नहीं है। इसमें है कि सदस्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, माने पहला समुच्चय में जितना भी सदस्य है दूसरा समुच्चय में उतना ही सदस्य अगर होगा तो इसको कहा जाएगा समतुल्य समुच्चय। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए बराबर दे दिए हम 5 6 8 9 और बी बराबर दे दिए इधर ए ई आई ओ। ठीक है, और पूछेंगे कि बताइए समान है, तो देखने से लग रहा है समान समुच्चय नहीं है, पूरा क्लियर। लेकिन पूछेंगे समतुल्य है, तो ये समतुल्य है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें भी 1 2 3 4 एलिमेंट और इसमें भी 4 एलिमेंट, तो इसमें भी 4 सदस्य है, इसमें भी 4 सदस्य है। तो वैसे 2 सेट जिनमें सदस्यों की संख्या बराबर हो जाए या वैसे सेट जिनमें सदस्यों की संख्या बराबर हो जाए
वैसे सेट को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सेट, यानी कि समतुल्य समुच्चय। तो थोड़ा सा अंतर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहां से एक बात ध्यान में रखिएगा कि जितना भी बराबर समुच्चय होता है, यानी जितना भी समान समुच्चय होता है, वो प्रत्येक समुच्चय समतुल्य भी होता है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक समतुल्य समुच्चय बराबर समुच्चय नहीं होता है। जैसे देखिए ये वाला समतुल्य है लेकिन बराबर है नहीं है। लेकिन कोई भी अगर बराबर यानी कोई भी समान समुच्चय होगा तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, समतुल्य समुच्चय होगा। एक एग्जांपल लेके और समझते हैं। जैसे a बराबर मान लीजिए हम दे दिए a e i o u, और इधर b बराबर दे दिए कि e i o u a, और पूछेंगे कि बताइए कि समान है कि नहीं। तो देखिए a में जितना भी सदस्य है वो सब का सब b में है। a यहाँ भी है, फिर देखिए e यहाँ है, फिर i है, o है, u है, माने a का सब सदस्य b में है और b का भी सब सदस्य किस में है, a में है। तो कहेंगे कि a और b क्या है, बराबर है। और जब दो गो समुच्चय बराबर हो गया तो याद रखिएगा वो समतुल्य भी होगा, क्योंकि इसमें भी 5 गो एलिमेंट हो जाएगा, इसमें भी 5 गो एलिमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें प्रत्येक पहले का प्रत्येक समुच्चय सदस्य दूसरे में होना चाहिए और दूसरे का प्रत्येक सदस्य पहला में होना चाहिए, तो कहलाएगा बराबर समुच्चय। और अगर केवल सदस्यों की संख्या बराबर है तो कहलाएगा समतुल्य समुच्चय। जैसे सपोज करिए इसी में एक और हम डाल देंगे u, तब कहेंगे बताइए समतुल्य है। तो चूंकि इसमें देखिएगा तो 1 2 3 4 गो सदस्य है और इसमें देखिएगा तो 1 2 3 4 5 गो सदस्य है, इसलिए इसमें चूंकि 4 गो सदस्य है, इसमें 5 गो है, मतलब सदस्यों की संख्या समान नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे कि a और b जो है समतुल्य समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा समुच्चय का समता यानी कि समान समुच्चय किसे कहते हैं और समतुल्य समुच्चय किसे कहते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगा, अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगले वीडियो में देखा जाएगा उस समस्या को हल करने का प्रयास किया जाएगा। आज हम अभी इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि उप समुच्चय क्या होता है, अधि समुच्चय क्या होता है, शक्ति समुच्चय क्या होता है और सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, ठीक है। चलिए आइए। अभी हम लोग पढ़ेंगे उप समुच्चय। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सबसेट। देखिए उप समुच्चय क्या होता है ये समझिए। अगर समझ लीजिए कि एक सेट आपके पास a है और एक सेट आपके पास b है। सेट a में हम लोग मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 ये सदस्य हैं और सेट बी में मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 सदस्य हैं, ठीक है। तो उप समुच्चय किसे कहा जाता है, देखिए आप लोग जानते भी होंगे, उप जहां लग गया उप का मतलब होता है छोटा। जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मतलब कि जिसमें भी उप लग जाता है उसका मतलब है कि वो छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहां समझिए उप समुच्चय किसे कहते हैं। तो दो गो ऐसा सेट है, मतलब वैसे दो सेट, ठीक है। अच्छा समझ लीजिए कि ए और बी अगर दो गो सेट है और ए का प्रत्येक सदस्य बी में अगर मौजूद है तो इस स्थिति में कहा जाएगा कि ए जो है ये उप समुच्चय है। और किसका उप समुच्चय है, बी का। मतलब उप समुच्चय का मतलब हुआ कि दो अगर सेट ऐसा है जिसमें पहले सेट का सब सदस्य दूसरा सेट में मौजूद है तो पहले सेट को उप समुच्चय कहते हैं, किसका, दूसरे सेट का। यानी कि अगर ए और बी, यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार से हो कि यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार से हो कि ए का प्रत्येक सदस्य बी में मौजूद हो तो इस स्थिति में ए को कहते हैं कि ये उप समुच्चय है, यानी कि ए सबसेट है किसका, बी का। और इसको लिखते हैं इस तरह से कि ए उप समुच्चय है बी का, ठीक है। इसको ये वाला सिंबल आपको दिखाई दिया तो इसको हम लोग पढ़ते हैं उप समुच्चय, यानी कि इसको पढ़ेंगे हम लोग सबसेट, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता भी होगा कि जिधर मुंह खुला, आप बचपन में ही पढ़े होंगे कि ये वाला सिंबल आप पढ़े होंगे ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब। तो इसमें बताया गया होगा कि जिधर मुंह खुला उधर बढ़ा, कुछ यहाँ भी कंसेप्ट वही लगता है, ठीक है। देखिए मुंह इधर बी की तरफ खुला हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ए का सब सदस्य किसी में मौजूद है, बी में, माने बी का सेट बड़ा हो सकता है। लेकिन नीचे देखिए बराबर का भी एक सिंबल लगा हुआ है,
मतलब ए और बी बराबर भी हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ए का मान दे दिए हम ए 1 2 3 और बी का भी मान दे दिए 3 2 1 ऐसा करके। तो ध्यान से देखिएगा, तो ए का प्रत्येक सदस्य बी में है कि नहीं है, तो यहां भी कह सकते हैं कि ये जो है उप समुच्चय है किसका, बी का। तो यदि ए का प्रत्येक सदस्य बी में मौजूद है तो इस स्थिति में ए को कहते हैं कि ए जो है ये उप समुच्चय है, और किसका उप समुच्चय है, बी का उप समुच्चय है। तो ए और बी दो ऐसे सेट हो, ऐसा समुच्चय हो कि ए का प्रत्येक सदस्य बी में मौजूद हो, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। मतलब कि ए को उप समुच्चय कहेंगे, लेकिन किसका उप समुच्चय कहेंगे, बी का। और इसको सूचित किया जाता है इस तरह से ए, और इसको पढ़ेंगे उप समुच्चय किसका, बी का। मतलब ए जो है उप समुच्चय है बी का, इसका मतलब ये हुआ कि ए का प्रत्येक सदस्य किस में मौजूद है, बी में मौजूद है, ठीक है। अब यहां से 3-4 पॉइंट समझिए। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, एक बताया गया था आपको फाई, इसके पहले वाले वीडियो में देखिएगा तो उसमें पता चलेगा। फाई जो है ये रिक्त समुच्चय है, ठीक है। फाई जो है कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। तो फाई का मतलब हो गया रिक्त समुच्चय। तो यहां से एक कंडीशन याद रखिएगा कि फाई जो है ये प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, ठीक है। क्योंकि फाई माने कुछ नहीं, और कुछ नहीं प्रत्येक में मौजूद होता है। तो फाई जो है ये प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि प्रत्येक समुच्चय जो है, ठीक है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, ठीक है। माने अपने आप का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ ए है, ठीक है, और एक और सेट लिख दें ए, तो यहां पर भी हो जाएगा 1 2 3। तो ध्यान से देखिएगा, तो उप समुच्चय का परिभाषा क्या दिया गया है कि अगर पहला सेट का सब सदस्य दूसरा में मौजूद है तो कहेंगे कि उप समुच्चय है। तो देखिए ए का प्रत्येक सदस्य इसमें मौजूद है कि नहीं, तो कहेंगे कि ए उप समुच्चय है किसका, ए का। तो यहां से 2 पॉइंट याद रख सकते हैं आप। पहला पॉइंट कि फाई रिक्त समुच्चय है और यह प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। और दूसरा बात यहां से ये ध्यान में रख सकते हैं कि प्रत्येक समुच्चय जो है खुद का उप समुच्चय होता है। यानी कि लिख सकते हैं कि ए उप समुच्चय ए, या बी उप समुच्चय बी, या सी उप समुच्चय सी, ठीक है। तो यहां से ध्यान रखिएगा कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। और दूसरा बात ये ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक समुच्चय जो है वो अपने आप का यानी स्वयं का उप समुच्चय होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट यहां से ध्यान देने वाली यह है कि किसी भी समुच्चय का कितना उप समुच्चय होगा, इसको कैसे निकालेंगे। तो किसी भी समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, तो किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, जहां n बराबर होता है सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमको बताना है कि सेट ए है 1 2 3, हमको बताना यह है कि सेट ए में, सेट ए के कितने उप समुच्चय होंगे। तो देखिए सेट ए में कितना सदस्य है, 1 2 3, यानी n बराबर हो गया कितना, 3। और n बराबर जब 3 है तो सेट ए में उप समुच्चय कितने होंगे, इसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, यानी हो जाएगा 2 का पावर n का मतलब हो गया 3, यानी 2 का पावर 3 का मतलब 8, यानी कि इसका उप समुच्चय निकालेंगे तो 8 को उप समुच्चय होगा। आगे उप समुच्चय कैसे निकाला जाता है वो भी बताएंगे। पहले आप ये समझिए 3 बात कि फाई जो है वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, ठीक है। प्रत्येक समुच्चय अपने आप का उप समुच्चय होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए जो है उप समुच्चय है किसका, ए का। और तीसरा पॉइंट कि किसी भी समुच्चय में कितने उप समुच्चय होंगे, इसको अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं 2 का पावर n, और n बराबर याद रखिएगा n जो है सदस्यों की संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो यहां से 3 बात हम लोग सीखे। सबसे पहला उप समुच्चय कहते किसे हैं, तो अगर ए और बी दो गो ऐसा सेट है जिसमें ए का प्रत्येक सदस्य जो है वो बी में मौजूद है, तो इस ए को कहेंगे कि ए जो है उप समुच्चय है, और किसका उप समुच्चय है, बी का। मतलब कि यदि ए का प्रत्येक सदस्य बी में मौजूद हो तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं, ठीक है। और इसे इस तरह से लिखते हैं ए उप समुच्चय बी, इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं उप समुच्चय यानी सबसेट, ठीक है।
अब उप समुच्चय से संबंधित 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट फाई। फाई मतलब होता है रिक्त समुच्चय। इसके पिछले वीडियो में मैंने इसको बताया भी था अच्छा से। तो फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय जो है यानी कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। दूसरा पॉइंट आप यहां से ये याद रख सकते हैं कि प्रत्येक समुच्चय जो होता है अपने आप का यानी खुद का उप समुच्चय होता है। और तीसरा पॉइंट आप यहां से ये याद रख सकते हैं कि उप समुच्चय कितने होंगे, किसी भी सेट का कितना उप समुच्चय होगा उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, जहां n बराबर हो गया समुच्चय में सदस्यों की संख्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक सेट हम दे दिए, a बराबर इधर दे दिया गया 1 2, तो कितना सदस्य है इसमें? 2 सदस्य है। ठीक है, तो 2 सदस्य है तो a में 2 गो सदस्य है, तो इसके कितने उप समुच्चय होंगे? तो उप समुच्चयों की अगर संख्या निकालिएगा, उप समुच्चयों की संख्या, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, और 2 का पावर n का मान 1 और 1 2 गो है तो 2 रखेंगे यानी 2 का पावर 4, यानी इसके उप समुच्चय जो होंगे वो 4 गो होंगे। ठीक है, अभी उप समुच्चय का केवल संख्या बताए हैं, उप समुच्चय कैसे निकाला जाता है आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से उप समुच्चय आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं से एक और पॉइंट समझते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट और, उसके बाद बताएंगे उप समुच्चय निकालते कैसे। ठीक है, आइए आगे। देखिए, उप समुच्चय के बाद एक आता है आपका अधिसमुच्चय। इसको कहा जाता है सुपर सेट। इसको समझिए, अधिसमुच्चय क्या होता है? तो यदि a उप समुच्चय हो b का, तो a उप समुच्चय है b, इसका मतलब ये हुआ कि a का सब सदस्य किस में मौजूद है? b में मौजूद है। a का प्रत्येक सदस्य b में जब तक मौजूद नहीं होगा तब तक इसको उप समुच्चय कहां से कहेंगे? तो अगर a उप समुच्चय है b का, इसका मतलब ये हुआ कि a का प्रत्येक सदस्य किस में मौजूद है? b में मौजूद है। तो यहां से अधिसमुच्चय क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सेट, पावर सेट, बहुत तरह का सेट होता है, अभी पढ़ा रहे हैं आगे। तो यहां पे समझिएगा कि यदि a उप समुच्चय है b का, ठीक है, मतलब a का अगर सब सदस्य b में मौजूद हो तो इस b को कहते हैं अधिसमुच्चय। ठीक है, किसका अधिसमुच्चय? a का। और इसको लिखेंगे इस तरह से, b अधिसमुच्चय है a का। ठीक है, याद रखिएगा, ये वाला सिंबल याद रखिएगा, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा। ठीक है, तो अगर a जो है वो उप समुच्चय है b का, मतलब a का सब सदस्य किसमें मौजूद है? b में मौजूद है, क्योंकि b के साइड में मुंह खुला हुआ है। और इधर देखिए साइड में इधर मुंह खुल गया, इसका मतलब हुआ कि b जो है, इस b यानी कि a का प्रत्येक सदस्य किसमें मौजूद है? b में। तो ये उल्टा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो अगर a उप समुच्चय है b का, ठीक है, यदि a उप समुच्चय है b का, तो इस स्थिति में इस b को, a को कहते हैं उप समुच्चय। किसका उप समुच्चय? b का। और इस b को कहते हैं कि ये अधिसमुच्चय है, और किसका अधिसमुच्चय है? a का। देखिए, अधि का मतलब होता है अधिक और उप का मतलब होता है कम, यानी उप समुच्चय जो होगा वो हमेशा छोटा समुच्चय होगा और अधिक समुच्चय जो होगा वो हमेशा बड़ा समुच्चय होगा। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर इक्वल का भी सिंबल दिया गया है, यानी कि प्रत्येक समुच्चय अपने आप का उप समुच्चय भी हो सकता है और अपने आप का अधिसमुच्चय भी हो सकता है। तो यहाँ से 2 बात ध्यान में रखिएगा कि यदि a जो है उप समुच्चय है b का, तो इस a को कहते हैं कि ये उप समुच्चय है। किसका उप समुच्चय है? b का। और इस b को कहते हैं कि ये जो है अधिसमुच्चय है किसका? a का। एक और बात समझिए, देखिए जैसे लिख देंगे कि P उप समुच्चय है Q का, तो इसका मतलब ये हुआ कि P का सब सदस्य किससे मौजूद है? Q में। तो यदि P जो है उप समुच्चय है Q का, तो इस Q को यानी कि बड़े वाले सेट को कहते हैं, देखिए इसको तो उप समुच्चय कहेंगे ही कहेंगे, इसको कहेंगे कि ये उप समुच्चय है और किसका? Q का। लेकिन इस Q को कहेंगे कि ये जो है अधिसमुच्चय है और किसका अधिसमुच्चय है? P का।
ठीक है, जैसे लिख देंगे कि बी जो है उप समुच्चय है सी का, तो बी जो है वो उप समुच्चय है किसका, सी का, और सी जो है ये अधि समुच्चय है किसका, बी का। समझ में आ रहा है? तो अधि समुच्चय का परिभाषा एकदम सिंपल है। परिभाषा इसका ये कहता है कि यदि ए उप समुच्चय हो बी का तो बी को ए का अधि समुच्चय कहते हैं। मतलब कि यदि ए उप समुच्चय हो बी का तो बी को कहते हैं अधि समुच्चय, यानी बड़े वाला सेट जो होगा वो अधि समुच्चय होगा, और किसका अधि समुच्चय होगा, ए का। ठीक है, तो यहां से ये 2 पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उप समुच्चय किसे कहते हैं और अधि समुच्चय किसे कहते हैं। ठीक है, उप समुच्चय को इस तरह से लिखा जाएगा और अधि समुच्चय को लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे बी, और इधर मुंह खोल देंगे तो ये अधि समुच्चय हो गया। तो बी अधि समुच्चय है किसका, ए का। ठीक है, तो यहां से याद रखिएगा कि अगर ए उप समुच्चय है बी का तो बी को कहते हैं कि अधि समुच्चय है किसका, ए का। माने ए उप समुच्चय बी तो बी अधि समुच्चय होगा किसका, ए का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और पॉइंट आप पढ़िएगा इसमें, एक होता है यथार्थ समुच्चय। इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये समझिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखिए, यदि दो गो सेट, एक ए और एक बी, इस प्रकार से हो कि ए बराबर 1 2 3 4 ये हो गया, और बी बराबर दे दिया 1 2 3 4 5, तो ये समझिए अगर दो गो सेट ए और बी इस प्रकार से हो कि ए का प्रत्येक सदस्य बी में मौजूद हो और बी में कम से कम एक ऐसा सदस्य हो जो ए में मौजूद नहीं हो, तो इसको कहा जाता है यथार्थ उपसमुच्चय। ठीक है, जैसे मतलब ये हुआ कि अगर ए का, देखिए ये उपसमुच्चय से ही रिलेटेड है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, समझिए क्या, दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक सदस्य बी में मौजूद हो, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा सदस्य हो जो ए में मौजूद न हो, तो इस स्थिति में इस ए को कहते हैं कि ये यथार्थ उपसमुच्चय है, यानी कि प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। ध्यान से देखिए, ए में कितने सदस्य हैं, तो ए में जो है 4 गो सदस्य है, 1 2 3 4, तो ए का प्रत्येक सदस्य देखिए बी में मौजूद है, लेकिन बी में एक ऐसा सदस्य है 5 जो ए में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो यहां से ध्यान से समझिएगा कि दो गो सेट ए और बी इस प्रकार का हो या इस प्रकार से दिया गया हो कि ए का प्रत्येक सदस्य बी में मौजूद हो, लेकिन बी का कोई ना कोई एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो ए में मौजूद ना हो, तो इस ए को कहते हैं कि ये यथार्थ उपसमुच्चय है। और ये किसका यथार्थ उपसमुच्चय है, बी का। और इसको लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे ए और केवल ये वाला सिंबल लेंगे। देखिए, इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें हम केवल ये देखते थे कि ए का प्रत्येक सदस्य बी में मौजूद होना चाहिए, बी का मौजूद है कि नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें आपको देखना यह है कि ए का प्रत्येक सदस्य बी में मौजूद हो, लेकिन बी में कम से कम कोई ऐसा सदस्य हो जो ए में मौजूद न हो, तो इस स्थिति में इसको कहते हैं यथार्थ उपसमुच्चय किसका, बी का। और इसको लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे, ए यथार्थ उपसमुच्चय है किसका, बी का। मतलब यह हुआ कि इसमें प्रत्येक समुच्चय जो है अपने आप का उपसमुच्चय हो जाता था, लेकिन यहाँ प्रत्येक समुच्चय अपने आप का यथार्थ उपसमुच्चय नहीं होगा। तो ध्यान से एक बार और समझ लीजिए, उपसमुच्चय का मतलब हुआ कि ए का प्रत्येक सदस्य बी में मौजूद होना चाहिए, बी का मौजूद है या नहीं है इससे हमको कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन यथार्थ उपसमुच्चय में समझिए, ए का प्रत्येक सदस्य बी में मौजूद होना चाहिए, लेकिन बी में कम से कम एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं होना चाहिए, तब जो है ए को कहेंगे कि ये यथार्थ उपसमुच्चय है किसका, बी का। तो परिभाषा आप नोट करना चाहे तो कर भी सकते हैं। दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक सदस्य बी में मौजूद हो, लेकिन बी में कम से कम एक सदस्य ऐसा हो जो ए में मौजूद न हो, तो
इस ए को यथार्थ उपसमुच्चय कहते हैं, किसका? बी का। और इसको लिखते हैं इस तरह से, ए यथार्थ उपसमुच्चय है बी का। तो लिखने में भी ध्यान देना है, अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो इसको पढ़ेंगे उपसमुच्चय। ए जो है उपसमुच्चय है बी का, और इसका मतलब हुआ कि ए का प्रत्येक सदस्य बी में मौजूद है। ठीक है, बी का मौजूद है कि नहीं हमको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम इस तरह से लिख देंगे कि ए ए जो है यथार्थ उपसमुच्चय है बी का, तो इसका मतलब हुआ कि ए का प्रत्येक सदस्य बी में है, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा सदस्य होगा जो ए में मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक सदस्य बी में मौजूद हो, लेकिन बी में कम से कम एक सदस्य ऐसा हो जो ए में मौजूद ना हो। तो इस स्थिति में इस ए को कहते हैं कि ये जो है यथार्थ उपसमुच्चय है किसका? बी का। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उपसमुच्चय जो है निकालते कैसे हैं। ठीक है, आइए इसको मिटा रहे हैं। अभी हम लोग का पॉइंट है किसी समुच्चय का उपसमुच्चयों को निकालना। किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों को निकालना। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए सेट ए है। ठीक है, सेट ए है, इसका मान दे दिया है 1 और 2। ठीक है, मतलब कि सेट ए में 2 सदस्य है, एक सदस्य आपका 1 है और एक सदस्य कितना है? 2 है। ठीक है, अब समझिए, हमको बताना है कि देखिए यहां से 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि सेट ए के कितने उपसमुच्चय होंगे। तो कितने उपसमुच्चय होंगे, इसके लिए फॉर्मूला बता दिया गया है कि उपसमुच्चयों की संख्या निकालना हो तो 2 का पावर क्या कर देना है? n, और यहाँ 2 छोड़ देना है, और n का मतलब हो गया सदस्य। तो कितना सदस्य है? 2 है, तो n का मान 2 रखेंगे, 2 का पावर 2, यानी कि इस सेट ए का 4 गो क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। तो यहां से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सेट ए के उपसमुच्चयों की संख्या बताइए, तो आपका फॉर्मूला 2 का पावर n हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि इसके सभी उपसमुच्चयों को निकालिए, मतलब 4 केवल बताना नहीं है, कौन कौन 4 है निकाल के बताइए। ठीक है, तो समझिए निकालते कैसे हैं। देखिए, इसके उपसमुच्चयों की संख्या, तो लिखेंगे इसके सभी उपसमुच्चय। तो सभी उपसमुच्चय कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ए का सभी उपसमुच्चय, सबसे पहला उपसमुच्चय जो होगा आपका फाई होगा, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं आपको कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, क्योंकि फाई का मतलब होता है कुछ नहीं, और कुछ नहीं प्रत्येक में होता है। ठीक है, तो फाई पहला होगा। दूसरा इसका हो जाएगा उपसमुच्चय कौन? 1। अगला उपसमुच्चय कौन हो जाएगा? 2। ठीक है, और उसके बाद अगला उपसमुच्चय जो होगा वो हो जाएगा 1, 2। ठीक है, तो देखिए उपसमुच्चय का मतलब क्या होगा? ये भी उपसमुच्चय है इसका, ये भी उपसमुच्चय है इसका, ये भी है और ये भी है, सब है। उपसमुच्चय का परिभाषा थोड़ा सा रिकॉल करिए कि अगर ए का प्रत्येक सदस्य बी में मौजूद है तो उपसमुच्चय कहेंगे। तो देखिए फाई इसमें तो मौजूद है, क्योंकि फाई सब में मौजूद होता है। 1 मौजूद है, 2 भी मौजूद है और ये भी मौजूद है। तो इस फाई 1, 2 और 1, 2 को कहेंगे कि ए का इस सब क्या है? उपसमुच्चय है। ठीक है, तो कितना उपसमुच्चय हो गया? 4। आगे एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए a बराबर, ये 2 वाला तो एकदम आसान है। ठीक है, एक देखिए देखते हैं 3 वाला, जैसे 1, 2, 3 दे दिया, और बताना है इसके कितने उपसमुच्चय होंगे। तो उपसमुच्चय का संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, यानी कि 2 रहेगा और पावर में n का मतलब हो गया कि सदस्यों की संख्या। तो 1, 2, 3 गो सदस्य है, तो पावर में 3 रख देंगे, यानी कि 2 का पावर 3 का मतलब 8। मतलब कि इसके कितने उपसमुच्चय होंगे? 8 उपसमुच्चय होंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं, आगे निकाल के देखते हैं। तो इसके उपसमुच्चय लिखिएगा, तो सबसे पहला उपसमुच्चय 5। ठीक है, उसके बाद 1, 1 को लेना है, तो उसके बाद उपसमुच्चय कौन होगा? 1,
उसके बाद कौन होगा 2, उसके बाद कौन होगा 3, ठीक है। एक एक को ले लिए, अब लेना है 2 2 को, तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 से, तो यहां से 1 2, ठीक है। फिर लेंगे यहां से 1 2, अब 1 3 हो गया। इसके बाद कोई नंबर नहीं है, अब लेंगे किसको 2 को, तो फिर लेंगे यहां से 2 3, ठीक है। अब फिर 2 1 मत लीजिएगा क्योंकि 1 2 ले चुके हैं, ठीक है, हो गया। और उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और लास्ट वाला जो होगा 2 2 का कंप्लीट हो गया, अब 3 3 का होगा, तो लास्ट में एक बार ले लेंगे 1 2 3। तो ये तो बात हम लिखवा ही चुके हैं कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब प्रत्येक समुच्चय जो है अपने आप का उपसमुच्चय होता है, तो देखिए इसका एक उपसमुच्चय आ गया कि नहीं, वही। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8, ठीक है। तो किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय इस तरह से निकाला जाता है। आइए एक दो और समझते हैं। जैसे a बराबर मान लीजिए दे दिया DEF, ठीक है, और इसका हमको निकालना है उपसमुच्चयों की संख्या। तो अगर उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी है तो संख्या हम बता सकते हैं 2 का पावर 1 2 3, यानी कि 2 का पावर 3 का मतलब 8 को होगा, ठीक है। अब हमको निकाल के बताना है इसके उपसमुच्चय, ठीक है, प्रत्येक उपसमुच्चय को निकालना है। तो सबसे पहला उपसमुच्चय फाई, इसके बाद वाला उपसमुच्चय एक एक को ले लेंगे तो हो जाएगा D, ठीक है, फिर ले लेंगे तो हो जाएगा E, फिर ले लेंगे तो हो जाएगा F, हो गया। एक एक को ले लेने के बाद अब 2 2 को लेना है, तो 2 2 को कैसे लेना है, देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे। तो पहले लेंगे DE, ठीक है, DE, फिर लेंगे DF, तो यहां लेंगे DF, ठीक है। अब D का हो गया, अब F के बाद कोई नंबर नहीं है तो फिर लेंगे E, तो हो जाएगा फिर EF। अब F के बाद कोई नंबर नहीं है तो अब 2 2 का हो गया, अब एक ही बार 3 ले लेंगे, हो जाएगा DEF। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को उपसमुच्चय हो गया। तो किसी भी समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होंगे इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, ठीक है। और उपसमुच्चयों को कैसे निकाला जाता है, कहेगा कि प्रत्येक उपसमुच्चय को निकालिए, चाहे उपसमुच्चय निकालिए, तो निकालने के लिए कहेगा तो आपका आंसर ये होगा। और अगर निकालने के लिए नहीं कह रहा है, ठीक है, केवल पूछ रहा है कि कितने उपसमुच्चय होंगे, तो वहां पे आपका फॉर्मूला ये लागू होगा, ठीक है। अब 2 और सेट है उसको समझ लीजिए। एक होता है आपका शक्ति समुच्चय, शक्ति समुच्चय, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है पावर सेट। कहीं कहीं शक्ति समुच्चय को शक्त समुच्चय भी कहा जाता है, ऐसे शक्त लिख दिया, कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है। शक्ति समुच्चय क्या होता है ये समझते हैं। देखिए किसी समुच्चय का, जैसे मान लीजिए यही समुच्चय है यहां लिखे हुए, तो किसी समुच्चय के प्रत्येक उपसमुच्चय, मतलब किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय, मतलब इस समुच्चय का इतना यहां से लेकर यहां तक सब क्या है, उपसमुच्चय है। तो किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को कहा जाता है शक्ति समुच्चय। मतलब कि किसी समुच्चय का जितना भी उपसमुच्चय है निकाल लीजिए और इसको एक सेट बना देंगे सबको एक साथ, तो ये कहलाएगा शक्ति समुच्चय। मतलब कि किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को कहते हैं शक्ति समुच्चय, और इसको सूचित किया जाता है PA के द्वारा, यानी पावर सेट, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कहीं भी आपको ये PA दिखाई दिया तो इसको पढ़ेंगे शक्ति समुच्चय, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर डाल दिए A बराबर ABC, ठीक है, ये सेट हो गया। अब इसका हमको निकालना है कितना, मतलब कौन कौन उपसमुच्चय है, तो इसका उपसमुच्चय निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा A, फिर हो जाएगा आपका B, फिर हो जाएगा आपका C, फिर हो जाएगा 2 2 कर लीजिएगा तो हो जाएगा AB, फिर हो जाएगा आपका AC, फिर हो जाएगा आपका BC, और फिर हो जाएगा आपका ABC। तो समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो ये जो 8 निकला है ये सब का सब उपसमुच्चय है, और किसका उपसमुच्चय है, A का, क्योंकि देख लीजिए सब का सब इसमें मौजूद है। तो ये जो है किसी समुच्चय का जितना भी उपसमुच्चय निकला है, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों को, ये सभी उपसमुच्चय है किसके, सेट A के, तो अगर इस सबको हम एक समुच्चय बना दें तो इस समुच्चयों के जितने भी उपसमुच्चय होते हैं इसके समुच्चय को कहते हैं पावर सेट। यानी कि किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को कहते हैं पावर सेट, यानी शक्ति समुच्चय। मतलब ये हुआ कि किसी भी सेट का जितना भी सबसेट है, यानी जितना भी उपसमुच्चय है
उस सबको एक ब्रैकेट में बंद करिएगा तो एक नया सेट मिलेगा। इस नए सेट को कहते हैं पावर सेट, ठीक है। और पावर सेट में भी कितने सदस्य होंगे, तो वही 2 का पावर n, जितना उप समुच्चय होगा उतने ही सदस्य होंगे किसमें, पावर सेट में, ठीक है, यानी शक्ति समुच्चय में, ठीक है। अब तो शक्ति समुच्चय तो नॉर्मल है, किसी भी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को शक्ति समुच्चय कहते हैं और इसे Pa के द्वारा सूचित किया जाता है। और शक्ति समुच्चय में अवयवों का संख्या 2 का पावर n होता है, ठीक है। अब एक और सेट बचा है, इसको मिटा रहे हैं और लास्ट आज के लिए ठीक है, एक बचा है आपका सार्वत्रिक समुच्चय, या इसको समष्टीय समुच्चय भी कहा जाता है। जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ये आज के लिए लास्ट समझ लीजिए। देखिए, ये सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टीय समुच्चय क्या है होता है, तो समझिए सार्वत्रिक आप नाम से भी लग रहा है सबसे बड़ा सेट होगा ये, ठीक है। तो सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय एक वैसा समुच्चय होता है जो दिए गए सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये आप लिख सकते हैं कि दिए गए सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है। अधिसमुच्चय मतलब ये हुआ कि जितना भी सेट दिया गया होगा उस सेट का सब सदस्य इस सार्वत्रिक समुच्चय में मौजूद होगा। एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ए बराबर दे दिया 1 2 3, ठीक है। बी बराबर दे दिया 2 3 4 5, ठीक है। और मान लीजिए, और सार्वत्रिक समुच्चय को याद रखिएगा, सार्वत्रिक समुच्चय का पहले मतलब समझ लीजिए। सार्वत्रिक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें दिए गए सार्वत्रिक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जो दिए गए सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है, ठीक है। यानी कि जितने भी सेट दिए गए हैं उस सबका सदस्य उसी में मौजूद होगा, ठीक है। यानी कि ये वाला सेट सबसे बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए ए बराबर 1 2 3, बी बराबर इतना दे दिया। और याद रखिएगा एक और बात, सार्वत्रिक समुच्चय को यू के द्वारा सूचित करते हैं, इस तरह से कैपिटल यू। तो यू बराबर मान लीजिए हम दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये 2 सेट दिया है ना, अगर इन दोनों सेटों का प्रत्येक सदस्य इसमें मौजूद होगा तो हम कहेंगे कि ये वाला जो सेट है इन दोनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय। तो देखिए, सेट ए का प्रत्येक सदस्य इसमें मौजूद है और सेट बी में 2 3 4 5 2 3 4 5, मतलब कि सेट ए का प्रत्येक सदस्य मौजूद है और सेट बी का भी प्रत्येक सदस्य मौजूद है। तो कह सकते हैं कि ये जो है सेट ए और बी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय है। मतलब कि ए और बी इसका प्रत्येक सदस्य इसमें मौजूद है, मतलब यू जो है इसका भी अधिसमुच्चय है और इसका भी अधिसमुच्चय है, ठीक है। मतलब हम लिख सकते हैं कि यू जो है वो अधिसमुच्चय है ए का और यू जो है वो अधिसमुच्चय है किसका, बी का। मतलब ए का प्रत्येक सदस्य यू में है और बी का भी प्रत्येक सदस्य किस में है, यू में है। मतलब यू जो है वो सबसे बड़ा सेट है। तो यू ए और बी के लिए किसका काम करेगा, यू यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो अब एक बार और परिभाषा समझिए। सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टीय समुच्चय या यूनिवर्सल सेट एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें, या एक ऐसा समुच्चय होता है जो दिए गए सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है। मतलब कि जितने भी समुच्चय दिए गए हैं उस सबका प्रत्येक सदस्य जो है इसमें मौजूद होगा, ठीक है। तो इसको यू के द्वारा सूचित करते हैं और सार्वत्रिक समुच्चय को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।